नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के सेमेस्टर 1 वीएसी पेपर ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो एग्जाम में आपके हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए साथियों, इस वीडियो में हम लोग एकदम वन शॉट करेंगे। वन शॉट कहने का मतलब है साथियों कि हम लोग एक ही वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ साथियों सारे क्वेश्चनों का हम लोग आंसर भी को भी समझेंगे ताकि आप समझ के अपने एग्जाम में लिख सकें। साथियों, यदि आप इतने क्वेश्चनों को कर लेते हैं जो भी हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं, तो इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। साथियों, बहुत बार ऐसा क्या होता है कि लैंग्वेज चेंज होता है, कहने मतलब जिस क्वेश्चन को जिस प्रकार से हमने मेंशन किया है वही सेम क्वेश्चन को यूनिवर्सिटी किसी और तरीके से पूछती है। तो स्टूडेंट सोचते हैं कि ये क्वेश्चन अलग है। नहीं साथियों, आप लोग को देखिए, आंसर समझने से पहले आप लोग को ये चीजें समझनी होगी कि क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, या फिर हम लोगों को क्या लिखना है क्वेश्चन में, ये सारी चीजों के बारे में। तो चलिए साथियों, हम लोग इस वीडियो में ये आपका वन शॉट होने वाला है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल का। इस वीडियो में हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सबसे पहले देखेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के बाद सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर को भी समझेंगे ताकि आप अच्छे से समझ के लिख सकें। और साथियों, आपको बता दें कि देखिए यहाँ पर सेमेस्टर 1 सेशन 24-28 लिखा हुआ है। तो साथियों, ये 24-28 सेशन के लिए तो है ही, साथ ही यदि आप भविष्य में किसी भी सेशन से देख रहे हैं, चाहे आप 25-29 सेशन से देख रहे हो, चाहे 26-30 सेशन से देख रहे हो, या फिर भविष्य में किसी भी सेशन से देख रहे हैं, तो ये आपके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि अभी सेमेस्टर 1 सेशन 24-28 के लिए। तो आप ये नहीं कि यहाँ पर सेशन 24-28 को देख के आप ये समझें कि ये सिर्फ 24-28 सेशन के लिए नहीं। साथियों, आपका भी सिलेबस सेम है, और यदि सिलेबस चेंज होगा तो फिर हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन अभी आपका सिलेबस सेम है, तो आप इसे अपने 25-29 सेशन के लिए पढ़ सकते हैं। और जो स्टूडेंट भविष्य में आने वाले 26-30 सेशन, 27-31 सेशन किसी भी सेशन से देख रहे हैं, तो आप बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को समझते हैं। साथियों, जो पहला क्वेश्चन है साथियों, वह है आपका वैश्विक नागरिकता शिक्षा क्या है, इसके उद्देश्य क्या है और इसके महत्व क्या है, इसे समझाइए। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर वैश्विक नागरिकता शिक्षा होती क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और इसका महत्व क्या है। साथियों, जब आप आंसर को समझिएगा तब आपको पता चलेगा ये सारे क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, वैश्विक नागरिकता शिक्षा की विशेषताएं क्या है, 5 घटक क्या है और यूनेस्को द्वारा बताए गए 3 आवश्यक सिद्धांत क्या क्या है, इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है वैश्विक नागरिकता शिक्षा के 4 प्रकार और 4 स्तंभ को समझाइए। वैश्विक नागरिकता शिक्षा के 4 प्रकार क्या है, 4 स्तंभ क्या है, इसे समझाइए। और साथियों, आपको बता दें कि यदि पीडीएफ को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो आपको पूछे जाते हैं 1 वर्ड में, वे सारे क्वेश्चनों को भी आप बहुत ही आराम से कर सकिएगा, क्योंकि हमने आंसर को इस प्रकार से तैयार किया है कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ साथ होते जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, वैश्विक नागरिक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और 2 प्रकार लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, एक वैश्विक नागरिक के 5 गुण और 6 संभावित परिणाम क्या होते हैं, इसके बारे में बताइए। क्या है कि एक वैश्विक नागरिक के 5 गुण क्या होते हैं और 6 संभावित परिणाम क्या होते हैं, इसके बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है वैश्विक नागरिक बनने के लिए आवश्यक कौशल कौन कौन से हैं, साथ ही कुछ प्रमुख वैश्विक नागरिकों के उदाहरण लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 7, सतत विकास क्या होती है, इसका विकास कैसे हुआ और इसका स्थिरता से क्या संबंध है। क्या है कि सतत विकास क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतत विकास क्या है और इसका विकास कैसे हुआ और इसका स्थिरता से क्या संबंध है। सारे क्वेश्चनों का जो आंसर है साथियों, आपको हम एकदम पॉइंट बाय पॉइंट करके समझाएंगे ताकि आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़े। क्वेश्चन नंबर 8 है सतत विकास के 17 लक्ष्य कौन कौन से, इसे बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 है सतत विकास की 4 प्रकार, 3 आयाम और आवश्यक क्षमताएं कौन कौन सी होती है, इसे बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों, सतत विकास में आने वाली प्रमुख बाधाएं और इसकी आलोचनाएं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है हैंस जे मार्कहाउ द्वारा प्रस्तुत विश्व राज्य सिद्धांत को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 12 है वेंडल विल्की के एक विश्व विचार और मार्शल मैकलुहान की वैश्विक ग्राम की संकल्प क्या थी, इसे बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 है साथियों,
क्वेश्चन नंबर 13 है वैश्विक शांति का अर्थ बताइए, उसका महत्व बताइए और शांति के 5 स्तर कौन कौन से होते हैं इसे बताइए। तो आप घबराइए नहीं कि सिर्फ हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। साथियों हम आपके लिए पूरा पीपीटी तैयार करके लाए हैं, सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। बस आप एक जगह बैठ के पूरा वीडियो को देखें, ताकि साथियों इसलिए देखें क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस प्रकार हम मेहनत किए, जिस प्रकार हम लोग मेहनत कर रहे हैं आपके सभी सब्जेक्ट्स के लिए, तो आप अपना 24 घंटा में 1-1.5 घंटा समय निकालिए और इसे देखिए। ऐसे तो है नहीं कि आप इसके लिए अलग क्लास किए हैं पहले जिस तरह मेजर पेपर पे किए होंगे। तो इसे बहुत सारे स्टूडेंट हल्के में लेते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका बैक लग जाता है, क्वेश्चन प्रमोट हो जाते हैं। तो हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग तो आपके साथ ही पीडीएफ को भी साझा करते हैं, ताकि आप पीडीएफ से पढ़ लें, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं वीडियो से समझना चाहते हैं वीडियो से देख सके। बस हम लोग का बस इतना उद्देश्य है कि सभी स्टूडेंट्स पढ़े। क्वेश्चन नंबर 14 है साथियों नकारात्मक और सकारात्मक शांति में क्या अंतर है। सकारात्मक शांति के 8 स्तंभ कौन कौन से हैं इसे बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 है संपूर्ण सुरक्षा का अर्थ, उसका महत्व और अंतरराष्ट्रीय स्थिरता में उसकी भूमिका क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 का उद्देश्य और भूमिका क्या है इसे बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 है मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 की प्रस्तावना और प्रमुख अनुच्छेदों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है साथियों आपकी प्रमुख वैश्विक चुनौतियां कौन कौन सी है, उनके समाधान के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है एक पृथ्वी एक भविष्य विषय पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। साथियों हो सकता है कि ये टॉपिक आपको कुछ और दे दिया जाए, तो इसे आप अपने अंडरस्टैंडिंग के अनुसार लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपके सिलेबस को देखिएगा तो ये आपके डिबेट के सेक्शंस में है। क्वेश्चन नंबर 20 है साथियों वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए वैश्विक नागरिकता आवश्यक है, इस कथन पर चर्चा कीजिए। तो चलिए साथियों हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप चाहें तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर जो इसका कंप्लीट पीडीएफ है साथियों हम आपको टेलीग्राम चैनल पर साझा कर देंगे और व्हाट्सएप चैनल पर, तो वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप बोलिएगा सर इसका लिंक कहाँ मिलेगा। साथियों जो इसका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग पूरा सुनते नहीं और कमेंट करते हैं डायरेक्ट कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो आप लोग कम से कम 10-15 मिनट की देखिए, ताकि आपको यह पता चल सके कि वीडियो में हम बताएं क्या है, तो पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ये सारी चीजें, क्योंकि एक एक करके तो बताना संभव नहीं ना है, तो इसलिए। तो चलिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम लोग समझते हैं। जो पहला क्वेश्चन है साथियों वह है वैश्विक नागरिकता शिक्षा क्या है, इसके उद्देश्य क्या है और इसका महत्व क्या है, इसे समझाइए। तो साथियों हो सकता है यही क्वेश्चन को आपको एग्जाम में घुमा के पूछ लिया जाए, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, आप एज इट इज आंसर को लिख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं साथियों वैश्विक नागरिकता होती क्या है। साथियों वैश्विक नागरिकता शिक्षा एक ऐसा शिक्षा प्रणाली है जो विद्यार्थियों को यह सिखाती है कि वे सिर्फ अपने देश के नागरिक नहीं है। क्या है वैश्विक नागरिकता शिक्षा, क्या साथियों एक ऐसा प्रणाली होती है जो विद्यार्थियों को यह सिखाती है कि वे सिर्फ अपने देश के नागरिक नहीं है बल्कि पूरे विश्व के नागरिक हैं। यह क्या बताती है साथियों वैश्विक नागरिकता शिक्षा। साथियों यह हमें यह सिखाती है, यह विद्यार्थियों को यह सिखाती है कि वे सिर्फ अपने देश के नागरिक नहीं है बल्कि पूरे विश्व के नागरिक हैं। इसका क्या मतलब है साथियों, इसका मतलब है कि हमें दुनिया के सभी लोगों के साथ सहयोग और सम्मान से रहना चाहिए। इसका मतलब है साथियों कि हमें सभी लोगों के साथ, दुनिया के सभी लोगों के साथ सहयोग और सम्मान से रहना चाहिए, उनकी समस्याओं को समझना चाहिए और उनके समाधान में भाग लेना चाहिए। इसका क्या मतलब है साथियों कि हम लोग पूरे विश्व के नागरिक हैं। इसका मतलब है, इसका तात्पर्य है कि हमें दुनिया के सभी लोगों के साथ सहयोग और सम्मान की भावना से रहना चाहिए, उनकी समस्याओं को समझना चाहिए और उनके समाधान में भाग लेना चाहिए। साथियों जिस बच्चों और युवाओं में यह भावना विकसित करता है कि सभी इंसान बराबर है, किसी में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, कोई भी अछूत नहीं है। जिस बच्चों और हम जैसे युवाओं में यह भावना विकसित कराती है कि सभी इंसान बराबर हैं और पूरी दुनिया एक परिवार की तरह है। जिस प्रकार हम लोग अपना परिवार को एक परिवार की तरह देखते हैं, तो वह जिस बच्चों और युवाओं में यह भावना विकसित कराता है कि सभी इंसान बराबर होते हैं और पूरी दुनिया एक परिवार की तरह है, वो पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह बताता है। जिस प्रकार हम लोग अपने परिवार को बोलते हैं ना कि फैमिली, जैसे मदर फादर अंकल आंटी सिस्टर दादाजी दादी, तो ये हमारा जिस प्रकार परिवार है साथियों, उसी प्रकार किसी बच्चों और युवाओं में यह भावना विकसित कराता है कि सभी इंसान बराबर होते हैं और ये जो पूरी दुनिया है और ये जो पूरी सोसाइटी है, यह हम लोग का एक परिवार है। इसमें अलग अलग संस्कृति, धर्म, भाषा और जीवन शैली को समझने और सम्मान देने की शिक्षा दी जाती है। इसमें किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है साथियों, इसमें अलग अलग संस्कृति, धर्म,
भाषा और जीवन शैली को समझने और सम्मान देने की शिक्षा दी जाती है। आइए साथियों, ये तो हम समझ गए कि वैश्विक नागरिकता शिक्षा क्या है। आइए अब बात करते हैं साथियों इसका उद्देश्य क्या क्या है इसके बारे में। साथियों जो पहला उद्देश्य है साथियों वह है समझ और जागरूकता को बढ़ाना। साथियों बच्चों को दुनिया की समस्याएं जैसे गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन, युद्ध आदि के बारे में समझाना। इसके बाद साथियों सहानुभूति और सम्मान सिखाना। दूसरे देशों, संस्कृतियों और विचारों का सम्मान करना सिखाती है। इसके बाद साथियों न्याय और समानता या न्याय और समानता की भावना को भी विकसित करता है। सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान करता है। सक्रिय नागरिक बनाना, विद्यार्थियों को ऐसा नागरिक बनाना जो समाज और दुनिया में बदलाव लाने के लिए कुछ अच्छा करे। इसका क्या क्या उद्देश्य फिर से समझिए। पहला जो उद्देश्य है साथियों वह है समझ और जागरूकता को यह बढ़ावा देती है, जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि दुनिया में जितनी भी समस्याएं जैसे गरीबी हो गया, समानता हो गया, जलवायु हो गया, युद्ध आदि के बारे में यह समझाता है। इसके बाद साथियों सहानुभूति और सम्मान सिखाना। दूसरे देशों, संस्कृतियों और विचारों का सम्मान करना यह सिखाती है। इसके बाद साथियों न्याय और समानता की भावना, सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता का यह सम्मान कराता है। इसके बाद है सक्रिय नागरिक बनाना, विद्यार्थियों को ऐसा नागरिक बनाना जो समाज और दुनिया में बदलाव लाने के लिए कुछ अच्छा करे। इसके बाद साथियों शांति और सहयोग को यह बढ़ावा देती है, दुनिया में शांति बनाए रखने और एक दूसरे की मदद करने की भावना को यह विकसित करती है। आइए साथियों बात करते हैं वैश्विक नागरिकता शिक्षा का महत्व। हम लोग उद्देश्य समझ रहे हैं, अब इसका महत्व क्या है। साथियों तो पहला महत्व है वह है कि यह छात्रों को दूसरे के प्रति सहानुभूति और सहयोग की भावना सिखाता है। जो पहला महत्व है साथियों वह क्या है कि यह छात्रों को दूसरे के प्रति क्या करती है, सहानुभूति और सहयोग की भावना को यह मतलब बढ़ावा देती है, सहयोग की भावना को यह सिखाती है। यह दुनिया की समस्याएं को समझने और उनका समाधान खोजने में यह मदद करती है। साथियों यह दुनिया की समस्याएं क्या है और उन्हें कैसे समझा जा सकता है और उन्हें कैसे समाधान किया जा सकता है उन समस्याओं को, इसमें यह मदद करती है। इसके बाद साथियों इससे विद्यार्थी अंतरराष्ट्रीय स्तर की सोच विकसित करते हैं, जिससे क्या होता है कि विद्यार्थी अंतरराष्ट्रीय स्तर की सोच उनमें विकसित होती है। यह अहिंसा, शांति और मानव अधिकारों का सम्मान करना सिखाती है। साथियों यह अहिंसा, शांति और मानव अधिकारों का सम्मान करना यह हमें सिखाती है। इससे विद्यार्थी समाज और दुनिया में एक जिम्मेदार नागरिक बनता है, जिससे क्या होता है साथियों इन सारी चीजों से विद्यार्थी समाज और दुनिया में एक जिम्मेदार नागरिक बनता है। वैश्विक नागरिकता शिक्षा आज के समय में बहुत जरूरी है। और साथियों जो वैश्विक नागरिकता शिक्षा है वो आज के समय में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह बच्चों को एक बेहतर इंसान और जिम्मेदार नागरिक बनाती है, क्योंकि यह बच्चों को एक बेहतर इंसान और जिम्मेदार नागरिक बनाता है। वैश्विक नागरिकता शिक्षा आज के समय में बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि यह बच्चों को एक बेहतर इंसान बनाती है और जिम्मेदार नागरिक बनाती है। यह शिक्षा ना केवल उन्हें अच्छे अंक लाने में मदद करती है बल्कि उन्हें एक ऐसे इंसान में बदलती है। देखिए साथियों शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि आप अच्छे अंक ले आए। शिक्षा का मतलब होता है साथियों कि आपके अंदर संस्कार कैसे हैं, आप इंसान कैसे हैं, आप किसी के बारे में सोचते हैं क्या है, आपका समाज के प्रति मतलब सोच क्या है, किसी के प्रति सोच क्या है। मतलब होता है ना कि शिक्षा ये सिर्फ मतलब एक मार्क्स नहीं है। हम लोग यदि शिक्षा को एक रिजल्ट के तरीके से देखेंगे कि हम फर्स्ट डिवीजन से हैं या फिर मतलब A++ है, तो इस काफी शिक्षा नहीं है। शिक्षा सिर्फ अंकों तक सीमित नहीं है साथियों, बल्कि आपका सोच कैसा है, आप किसी के बारे में सोचते हैं क्या है, आपका थॉट कैसा है, तो ये सारी चीजें मतलब आपके संस्कार कैसा है ओवरऑल, ये सारी चीजें आपकी शिक्षा के अंतर्गत आती है। आप सिर्फ सोचिएगा कि शिक्षा सिर्फ अंक तक सीमित है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो वही है साथियों, यह शिक्षा ना केवल इन्हें अच्छे अंक लाने में मदद करती है बल्कि उन्हें एक ऐसे इंसान में बदलती है जो दुनिया के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है। ये समझ गए साथियों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, वह है वैश्विक नागरिकता शिक्षा का विशेषताएं, 5 घटक और यूनेस्को द्वारा बताए गए 3 आवश्यक सिद्धांत क्या क्या है इसके बारे में। साथियों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसे भी हम लोग देखते हैं। क्या है कि वैश्विक नागरिकता शिक्षा की विशेषताएं क्या है, 5 घटक क्या है और यूनेस्को द्वारा बताए गए 3 आवश्यक सिद्धांत क्या है इसके बारे में। आइए सबसे पहले हम लोग वैश्विक नागरिकता शिक्षा की विशेषताएं के बारे में
बात करते हैं। वैश्विक नागरिकता शिक्षा की मुख्य विशेषताएं या गुण निम्नलिखित है, जिसमें से पहला है साथियों विश्वव्यापी सोच। यह शिक्षा बच्चों को पूरी दुनिया को अपना समझने की सोच देती है। साथियों विश्वव्यापी सोच है वह क्या करती है कि यह शिक्षा बच्चों को पूरी दुनिया को अपना समझने की सोच देती है। इसके बाद समानता और मानव अधिकारों का सम्मान, सभी लोगों को बराबर मानने की भावना सिखाती है। इसके बाद है शांति और अहिंसा की भावना, हिंसा से दूर रहकर शांतिपूर्ण समाधान अपनाना सिखाया जाता है। क्या कि शांति और अहिंसा की भावना, हिंसा से दूर रहकर शांतिपूर्ण समाधान अपनाना सिखाया जाता है। इसके बाद है संस्कृति और विविधता का सम्मान, अलग अलग धर्म, भाषा, परंपरा को समझना और उन्हें इज्जत देना सिखाती है। इसके बाद साथियों वैश्विक नागरिकता शिक्षा की विशेषताएं, जिसमें से मतलब यही है, देखिए यहाँ पर हम लोग चौथा नंबर पे देखे थे इसकी विशेषता है, तो ये पांचवा नंबर है कि पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करने की सोच यह बनाती है। छठवां साथियों सक्रिय भागीदारी, छात्रों को समाज और दुनिया की भलाई के लिए कुछ करने के लिए यह प्रेरित करता है। नेक्स्ट है वैश्विक नागरिकता शिक्षा के 5 मुख्य घटक, जिसमें पहला है साथियों ज्ञान। यह क्या है, छात्रों को दुनिया की समस्याओं, संस्कृति, इतिहास और समाज के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, समझ और सोचने की क्षमता को यह बढ़ावा देती है। चीजों को गहराई से सोचने, सवाल करने और सही गलत को पहचानने की क्षमता यह बढ़ाती है। तीसरा साथियों मूल्य और दृष्टिकोण, दूसरों के प्रति आदर, सहानुभूति और मानवता के मूल्य सिखाए जाते हैं। इसके बाद कौशल, संवाद करने, समस्याएं हल करने और सहयोग से काम करने की योग्यता सिखाई जाती है। पांचवा है साथियों कार्य और भागीदारी, बच्चे समाज में सुधार लाने के लिए छोटे छोटे कामों में भाग लेना सीखते हैं, जैसे पौधे लगाना, स्वच्छता अभियान आदि। क्या है कि कार्य और भागीदारी, बच्चे समाज में सुधार लाने के लिए छोटे छोटे कामों में भाग लेना सीखते हैं, जैसे पौधे लगाना, स्वच्छता अभियान आदि, ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों यूनेस्को द्वारा बताए गए वैश्विक नागरिकता शिक्षा के 3 आवश्यक सिद्धांत, जिसमें से पहला है साथियों संज्ञानात्मक, जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कॉग्निटिव। यह छात्रों को दुनिया की घटनाओं, समस्याओं और उनके कारणों को समझने की बुद्धि और जानकारी देता है। यह क्या करते हैं साथियों, यह छात्रों को दुनिया की घटनाओं, समस्याओं और उनके कारणों को समझने की बुद्धि और जानकारी देता है। इसका दूसरा है साथियों भावनात्मक, यह दूसरों के प्रति सहानुभूति, सम्मान और एकजुटता की भावना सिखाता है। तीसरा है व्यवहारिक, यह शिक्षा छात्रों को सकारात्मक काम करने और समाज में सक्रिय भाग लेने के लिए यह प्रेरित करती है। साथियों वैश्विक नागरिकता शिक्षा छात्रों को केवल किताबों की पढ़ाई नहीं बल्कि एक अच्छा और जिम्मेदार इंसान बनाना होता है। साथियों तो वैश्विक नागरिकता शिक्षा होती है वह छात्रों को केवल किताबों की पढ़ाई तक सीमित नहीं रखती बल्कि उन्हें एक अच्छा और जिम्मेदार इंसान बनाती है। यह शिक्षा उन्हें समझदार, सहनशील और सामाजिक रूप से सक्रिय बनाती है, जिससे वे अपने देश और दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर सके। जिससे साथियों वो क्या कर सकते हैं, जिससे उस शिक्षा से वह समझदार, सहनशील और सामाजिक रूप से वह सक्रिय बनता है, जिससे वे अपने देश और दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों वैश्विक नागरिकता शिक्षा के 4 प्रकार और 4 स्तंभ को समझाइए। तो आइए इसे देखते हैं। वैश्विक नागरिकता शिक्षा के 4 प्रकार। वैश्विक नागरिकता शिक्षा को 4 प्रकारों में बांटा गया है। ये प्रकार यह दिखाते हैं कि एक विद्यार्थी कैसे सोचता है, समझता है और व्यवहार कैसे करता है। साथियों वैश्विक नागरिकता शिक्षा को ये 4 प्रकारों में बांटा गया है, जो यह दिखाती है कि एक विद्यार्थी कैसे सोचता है, कैसे समझता है और वह कैसे व्यवहार करता है। पहला साथियों नैतिक, इस नैतिक वैश्विक नागरिकता, इसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि उन्हें अच्छे और बुरे में फर्क करना चाहिए और सभी के साथ इंसानियत से पेश आना चाहिए। जो पहला प्रकार है साथियों वह है नैतिक वैश्विक नागरिकता। इसमें बच्चों को क्या सिखाया जाता है, इसमें सिखाया जाता है कि उन्हें अच्छे और बुरे में फर्क क्या है इसे समझना चाहिए और सभी के साथ एक इंसानियत की भावना से पेश आना चाहिए। दूसरा साथियों नागरिक वैश्विक नागरिकता, यह शिक्षा बच्चों को बताती है कि एक जिम्मेदार नागरिक कैसे बना जाए और समाज या देश की भलाई के लिए कैसे काम किया जाए। क्या है साथियों,
जो पहला था नैतिक, इसमें क्या सिखाया जाता है कि अच्छे और बुरे में फर्क करना सिखाया जाता है, ताकि सभी इंसान के साथ हम लोग इंसानियत के भाव से पेश आए। दूसरा क्या है, नागरिक, वैश्विक नागरिकता। यह शिक्षा बच्चों को बताती है कि एक जिम्मेदार नागरिक कैसे बना जाए और समाज या देश की भलाई के लिए कैसे काम किया जाए। नेक्स्ट जो है साथियों वह है सांस्कृतिक वैश्विक नागरिकता। साथियों इसमें अलग अलग संस्कृति, धर्म, भाषा और परंपराओं को समझने और उनका सम्मान करना सिखाया जाता है। संस्कृति में क्या सिखाया जाता है साथियों, इसमें अलग अलग संस्कृति के लोगों का धर्म, भाषा और परंपराओं को समझने और उनका सम्मान करने के बारे में सिखाया जाता है। चौथा है साथियों वह है आर्थिक वैश्विक नागरिकता। यह बच्चों को दुनिया की आर्थिक समस्याएं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, असमानता को समझने और समाधान खोजने की शिक्षा को यह बढ़ावा देती है या फिर उन्हें समझाती है। साथियों इसमें चाहे तो आप अपने शब्दों में भी और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन हम इस प्रकार से तैयार किए हैं, जब पॉइंट पॉइंट में तैयार किए, जैसे नैतिक वैश्विक नागरिकता, तो इसमें तो आप अपने से भी कुछ कुछ लिख सकते हैं। नागरिक वैश्विक नागरिकता, इसमें क्या सिखाया जाता है कि जिम्मेदार नागरिक कैसे बना जाता है और समाज या देश की भलाई के लिए कैसे काम किया जाता है, ये सारी चीजों के बारे में। तीसरा देखिए साथियों हम लोग सांस्कृतिक वैश्विक नागरिकता। इसमें अलग अलग संस्कृति, धर्म, भाषा और परंपराओं को समझने और उनका सम्मान करना सिखाया जाता है। चौथा है साथियों आर्थिक वैश्विक नागरिकता। यह बच्चों को दुनिया की आर्थिक समस्याएं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, असमानता को समझने और समाधान खोजने की शिक्षा देती है। इसके बाद साथियों वैश्विक नागरिकता शिक्षा के 4 स्तंभ, क्योंकि उसमें आपको क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया था साथियों नागरिकता शिक्षा के 4 प्रकार क्या है, और इसमें है साथियों मतलब उसी क्वेश्चन का है वैश्विक नागरिकता शिक्षा के 4 स्तंभ क्या क्या है इसके बारे में। साथियों यूनेस्को ने शिक्षा के 4 मुख्य स्तंभ बताए हैं जो जीसी का भी आधार बनते हैं। पहला है साथियों सीखना, सीखने के लिए, सीखना सीखने के लिए। क्या इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है ज्ञान प्राप्त करना और सोचने समझने की शक्ति को बढ़ावा देना। दूसरा साथियों करने के लिए सीखना, इसका मतलब है कि सीखी गई बातों को जीवन में लागू करना। ऐसा नहीं कि बस आप तोता के जैसा रटें कि हमें ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, बस उसे आप रट रहे हैं, जब तक उसे समझिएगा नहीं तब तक उस चीज को आप लागू जीवन में नहीं कर सकिएगा। तो वही है कि करने के लिए सीखना, मतलब जो भी चीज आप सीख रहे हैं उसको अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए। इसका मतलब है कि सीखी गई बातों को जीवन में लागू करना, जैसे समस्याएं हल करना और काम करना, ये सारी चीजें। तीसरा साथियों साथ मिलकर सीखना, इसमें दूसरों के साथ सहयोग करना, शांति से रहना और आपस सम्मान को बढ़ावा देना सिखाया जाता है। चौथा है साथियों जीवन जीने के लिए सीखना, इसका मतलब है खुद को समझना, आत्मनिर्भर बनना और एक अच्छा इंसान बनना। नागरिकता शिक्षा के 4 प्रकार और 4 स्तंभ मिलकर बच्चों को एक समझदार, सहनशील और जिम्मेदार इंसान बनाते हैं। क्या साथियों नागरिकता शिक्षा के 4 प्रकार और 4 स्तंभ मिलकर बच्चों को एक समझदार, सहनशील और जिम्मेदार इंसान बनाते हैं। इसमें वे ना केवल अपने देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया की भलाई के लिए सोचने और काम करने लायक बनते हैं। इसमें क्या है नागरिकता शिक्षा जो है वह 4 नागरिकता शिक्षा के 4 प्रकार और 4 स्तंभ मिलकर बच्चों को एक समझदार, सहनशील और जिम्मेदार इंसान बनाती है। इससे वे ना केवल अपने देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया की भलाई के लिए सोचने और काम करने लायक बनाती है। क्वेश्चन और साथियों वैश्विक नागरिक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और 2 प्रकार लिखिए। अब अभी तक तो हम लोग वैश्विक नागरिक के बारे में पढ़ ही रहे हैं। अब देखिए अब इसे पूरा समझने के बाद आप समझ पाते हैं या पहले समझ गए होंगे तो बहुत ही बढ़िया बात है। देखिए साथियों वैश्विक नागरिक क्या है साथियों, वैश्विक नागरिक वह व्यक्ति होता है जो खुद को केवल अपने देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नागरिक बनाता है। देखिए वैश्विक नाम से ही समझिए क्या है कि पूरी दुनिया, विश्व। वैश्विक नागरिक वह व्यक्ति होता है जो खुद को केवल अपने देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नागरिक मानता है। वह पूरी दुनिया के लोगों, पर्यावरण और समाज की भलाई के बारे में सोचता है। और वे जो लोग होते हैं साथियों जो अपने देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपना नागरिक मानते हैं, वही है कि वैश्विक नागरिक वह व्यक्ति कहलाता है या फिर वह व्यक्ति होता है जो खुद को केवल अपने देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नागरिक मानता है। वो पूरी दुनिया के लोगों,
पर्यावरण और समाज की भलाई के बारे में सोचता है और उनके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है। सरल शब्दों में समझे साथियों तो वैश्विक नागरिक वह होता है जो यह मानता है कि पूरा विश्व ही उसका एक परिवार है और वह सभी इंसानों के साथ समानता, शांति और सम्मान से रहना चाहता है। तो साथियों ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे फिर से समझिए। वैश्विक नागरिक क्या है साथियों? वैश्विक नागरिक हम लोग वह व्यक्ति को कहते हैं जो खुद को केवल अपने देश का नहीं बल्कि पूरे दुनिया का नागरिक मानता है। वह पूरी दुनिया के लोगों, पर्यावरण और समाज की भलाई के बारे में सोचता है और उनका सम्मान करता है और उनके लिए कुछ अच्छा करने की वह कोशिश करता है। सरल शब्दों में समझे तो वैश्विक नागरिक वह होता है जो यह मानता है कि पूरा विश्व ही उसका एक परिवार है और वह सभी इंसानों के साथ समानता, शांति और सम्मान से रहना चाहता है। वैश्विक नागरिक के कुछ गुण है साथियों, जैसे वह सभी देशों और संस्कृतियों का सम्मान करता है, वह पर्यावरण की रक्षा करता है, वह मानव अधिकारों की रक्षा करता है, वह समाज की समस्याओं को हल करने में भाग लेता है और वह भेदभाव, हिंसा और नफरत के खिलाफ वह होता है। आइए बात करते हैं साथियों वैश्विक नागरिकों के दो प्रकारों के बारे में, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूछा गया। जो पहला है साथियों वह है सक्रिय वैश्विक नागरिक। यह वह व्यक्ति होता है जो दुनिया की समस्याओं को पहचानता है और उन्हें हल करने के लिए खुद कोई काम करता है। सक्रिय वैश्विक नागरिक वे होते हैं साथियों जो दुनिया की समस्याओं को पहचानता है और उन्हें हल करने के लिए खुद कोई काम करता है। उदाहरण, कोई छात्र जो पर्यावरण को बचाने के लिए पौधे लगाता है या पानी बचाता है। जैसे कोई छात्र जो पर्यावरण को बचाने के लिए पौधे लगा रहा हो या पानी बचाता हो, कुछ इस प्रकार से। इसके बाद साथियों जागरूक वैश्विक नागरिक, यह वह व्यक्ति होते हैं जो दुनिया की घटनाओं, समस्याओं और संस्कृति के बारे में जानता है और उनके प्रति संवेदनशील रहता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वह सीधे किसी कार्य में भाग ले। हाँ, बहुत को ऐसे होते हैं कि अंदर से काम करते हैं, वह दिखावटी नहीं करते हैं। तो वही है कि जागरूक वैश्विक नागरिक वह व्यक्ति होता है जो दुनिया की घटनाओं, समस्याओं और संस्कृतियों के बारे में जानता है और उनके प्रति संवेदनशील रहता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वह सीधे किसी कार्य में भाग ले। उदाहरण, कोई व्यक्ति जो अखबार या न्यूज देखकर दुनिया की खबरों को समझता है और दूसरों की जानकारी देता है। साथियों एक वैश्विक नागरिक वह होता है जो दुनिया की भलाई के लिए सोचता है। फिर से समझिए, एक वैश्विक नागरिक क्या होता है साथियों? जो दुनिया के भलाई के लिए सोचता है, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करता है और एक शांतिपूर्ण, सम्मान और जिम्मेदार जीवन जीता है। ऐसे नागरिक आज की दुनिया में बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों वह है एक वैश्विक नागरिक के 5 गुण और 6 संभावित परिणाम क्या होते हैं। एक वैश्विक नागरिक के 5 गुण क्या क्या होते हैं और 6 संभावित परिणाम क्या क्या होते हैं, इसके बारे में बताइए। साथियों वैश्विक नागरिक के 5 गुण, जिसमें पहला है साथियों समानता का सम्मान। वैश्विक नागरिक सभी धर्म, जाति, रंग और संस्कृति के लोगों को एक समान समझता है। दूसरा है साथियों सहानुभूति, वह दूसरों की तकलीफ को समझता है और उनकी मदद करने की भावना रखता है। तीसरा है समस्या सुलझाने की क्षमता, वह समाज और दुनिया की समस्याओं को शांति और समझदारी से हल करना जानता है। चौथा है साथियों सक्रिय भागीदारी, इसमें क्या है कि वह समाज और दुनिया में सुधार लाने के लिए वह आगे बढ़कर कार्य करता है। इसके बाद साथियों पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी, इसमें क्या करता है कि वह पृथ्वी और प्रकृति को बचाने के लिए जिम्मेदार व्यवहार करता है, जैसे पौधे लगाना, पानी बचाना आदि। देखिए फिर से समझिए वैश्विक नागरिक के 5 गुण, जिसमें पहला देखिए समानता का सम्मान, जिसमें क्या कहता है वैश्विक नागरिक का सभी धर्म, जाति, रंग और संस्कृति के लोगों को एक समान समझाता है। इसके बाद सहानुभूति, दूसरा देखें वह दूसरों की तकलीफ को समझता है और उनकी मदद करने की भावना रखता है। तीसरा है समस्या सुलझाने की क्षमता, वह समाज और दुनिया की समस्याओं को शांति और समझदारी से हल करना जानता है। चौथा है साथियों सक्रिय भागीदारी, वह समाज और दुनिया में सुधार लाने के लिए खुद आगे बढ़कर वह कार्य करता है। पांचवा है पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी, वो पृथ्वी और प्रकृति को बचाने के लिए एक जिम्मेदार व्यवहार करता है, जैसे पौधे लगाना, पानी बचाना इत्यादि। आइए अब दूसरा देखते हैं वैश्विक नागरिक बनने के 6 संभावित परिणाम, जिसमें से पहला है साथियों दूसरों की संस्कृति और परंपराओं को समझने की क्षमता बढ़ती है, इससे इंसान एक बेहतर, सहनशील और खुले विचारों वाला बनता है। दूसरा है विश्व शांति को बढ़ावा देना, जब सभी लोग मिलकर शांति से रहते हैं तो झगड़े और युद्ध कम होते हैं,
तीसरा साथियों मानव अधिकारों की रक्षा होता है। वैश्विक नागरिक सभी अधिकारों की शिक्षा के लिए वह आवाज उठाता है। इसके बाद साथियों सामाजिक और पर्यावरण समस्याओं को हल करने में यह मदद करता है, जैसे गरीबी, अशिक्षा, प्रदूषण आदि ये सारी चीजें। फिर है नागरिकों में जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देती है। लोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी सोचते हैं। छठवां साथियों दुनिया को एकता और सहयोग से जोड़ने में मदद मिलती है। वैश्विक नागरिक सभी देशों और लोगों को एक परिवार की तरह जोड़ने का कार्य करता है। साथियों एक बच्चा वैश्विक नागरिक वह है जो ना केवल अपने देश के बारे में बल्कि पूरी दुनिया की भलाई के लिए सोचता है और काम करता है। उसके गुणों से समाज और दुनिया दोनों को फायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 6, वह है वैश्विक नागरिक बनने के लिए आवश्यक कौशल कौन कौन से हैं, साथ ही कुछ प्रमुख नागरिकों के उदाहरण दीजिए। साथियों वैश्विक नागरिक बनने के लिए किसी व्यक्ति में कुछ विशेष योग्यताएं और कौशल होने चाहिए। ये कौशल हमें एक अच्छा, जिम्मेदार और समझदार इंसान बनाता है। जिसमें पहला है साथियों संचार कौशल। अलग अलग देशों और लोगों से अच्छे से बात करना आना चाहिए। दूसरी है साथियों अपनी बात साफ तरीके से समझना और दूसरों की बात समझना जरूरी है। पहला जो स्किल है वह है संचार स्किल, जिसमें क्या है कि अलग अलग देशों और लोगों से अच्छे से बात करना आना चाहिए, अपनी बात साफ तरीके से समझना और दूसरों की बात समझना आना चाहिए। दूसरा है साथियों समस्याएं सुलझाने की क्षमता। समाज या दुनिया की किसी भी समस्या को शांतिपूर्ण और समझदारी से हल करना आना चाहिए। तीसरा है साथियों आलोचनात्मक सोच। किसी भी जानकारी को सोच समझकर और तर्क के साथ जांचने की आदत होनी चाहिए। झूठी जानकारी या अफवाहें से बचना आना चाहिए। चौथा है साथियों वह है सहानुभूति और सहयोग। दूसरों के दुख दर्द को समझने की भावना होनी चाहिए। सबके साथ मिलजुल कर काम करने की आदत होनी चाहिए। इसके बाद साथियों संस्कृति को समझने की योग्यता। अलग अलग देशों की संस्कृति, भाषा और परंपराओं को सम्मान करना आना चाहिए। भेदभाव से दूर रहना चाहिए। इसके बाद छठवां साथियों वह है पर्यावरण के प्रति जागरूकता। जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा के लिए जागरूक होना चाहिए। क्या है कि जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा के लिए जागरूक होना चाहिए। प्रदूषण कम करना और प्राकृतिक संस्थानों को बचाना आना चाहिए। इसके बाद साथियों कुछ प्रमुख वैश्विक नागरिकों के उदाहरण, जिसमें पहला है साथियों महात्मा गांधी। तो देखिए क्वेश्चन में आप लोगों को क्या पूछा गया है, साथ ही कुछ प्रमुख वैश्विक नागरिकों के उदाहरण दीजिए। तो हम लोग इसमें पहले देख लेंगे वैश्विक नागरिक बनने के लिए आवश्यक कौशल क्या क्या होना चाहिए। पहला तो था साथियों हमारा संचार कौशल, जिसमें हम लोग को बातें करनी अच्छे से आनी चाहिए। समस्याएं सुलझाने की क्षमता होनी चाहिए। आलोचनात्मक सोच होनी चाहिए। सहानुभूति और सहयोग की भावना होनी चाहिए। संस्कृति को समझने की योग्यता होनी चाहिए। पर्यावरण के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। आइए बात करते हैं साथियों कुछ प्रमुख वैश्विक नागरिकों के उदाहरण, जिसमें से पहला है हमारे बापूजी महात्मा गांधी। उन्होंने पूरी दुनिया को अहिंसा, सत्य और शांति का संदेश दिया। वे विश्व शांति के प्रतीक बने। दूसरा साथियों नेल्सन मंडेला जो दक्षिण अफ्रीका की, उन्होंने नस्ल भेद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी और सबको बराबरी का अधिकार दिलाया। नेल्सन मंडेला जी ने क्या किया था, उन्होंने नस्ल भेद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी थी और सबको बराबरी का अधिकार दिलवाया था। तीसरा साथियों वह है मदर टेरेसा। उन्होंने गरीबों, बीमारों और अनाथों की सेवा की और पूरी दुनिया में मानवता का उदाहरण पेश किया था। चौथा साथियों वह है मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज उठाई और नोबेल शांति पुरस्कार भी जीता। पांचवा साथियों वह है ग्रेटा थनबर्ग। यह एक युवा जलवायु कार्यकर्ता है जो पर्यावरण की रक्षा के लिए पूरी दुनिया में अभियान चला रही है। क्या साथियों ग्रेटा थनबर्ग यह एक युवा जलवायु कार्यकर्ता है जो पर्यावरण की रक्षा के लिए पूरी दुनिया में अभियान चला रहा है। साथियों वैश्विक नागरिक बनने के लिए एक व्यक्ति में सहानुभूति होनी चाहिए, सोच समझने की क्षमता, संवाद करने की क्षमता और सहयोग और पर्यावरण की चिंता जैसे कौशल होना अति आवश्यक है। जो लोग इन गुणों को अपनाते हैं वे ना सिर्फ अपने देश बल्कि पूरी दुनिया को बेहतर
बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह है आपका सतत विकास क्या है, इसका विकास कैसे हुआ और इसका अस्थिरता से क्या संबंध है। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर सतत विकास होती क्या है, इसका विकास कैसे हुआ और इसका अस्थिरता से क्या संबंध है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। साथियों, सतत विकास एक ऐसा विकास होता है जिसमें आज की जरूरतें पूरी की जाती है, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की भी जरूरतों को भी ध्यान रखा जाता है। कहने का मतलब है साथियों कि सतत विकास एक ऐसा विकास होता है कि विकास इस प्रकार से हो कि आज की जरूरत को भी पूरा करे और आगे आने वाली पीढ़ियों को वह नुकसान नहीं पहुंचाए। कहने का मतलब है कि अभी हम लोग पेड़ पौधे यदि काट रहे हैं और पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे, मान लीजिए कि भी पेड़ पौधे आप कुछ काट रहे हैं, सोच रहे हैं कि वहां पर फैक्ट्री डालेंगे, कुछ इंडस्ट्री डालेंगे, तो चलिए ठीक है, आप सोच रहे हैं कि रोजगार मिलेगा किसी को ये करने, तो ठीक है, आप जितना पेड़ पौधे काट रहे हैं उतना उससे कई गुना ज्यादा पेड़ पौधे लगाइए भी, ताकि क्या हो कि एक मतलब सस्टेनेबिलिटी बना रहे, ताकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। तो वही है कि सतत विकास एक ऐसा विकास होता है जिसमें आज की जरूरतें पूरी की जाती है, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। आसान शब्दों में समझे साथियों तो सतत विकास का मतलब है ऐसा विकास करना जिससे हम सभी भी अच्छा जीवन जी सके। सतत विकास का मतलब है साथियों, सतत विकास का अर्थ है कि ऐसा विकास करना जिससे हम सभी भी अच्छा जीवन जी सके और आने वाली पीढ़ियां भी अच्छे से जी सके। इसमें हम प्राकृतिक संस्थानों को बचाकर उपयोग करते हैं, जिसमें क्या मतलब हम लोग सतत विकास में क्या करते हैं, इसमें हम प्राकृतिक संस्थानों को बचाकर उपयोग करते हैं। आइए बात करते हैं साथियों सतत विकास का विकास कैसे हुआ, हाउ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इवॉल्व। हो सकता है साथियों ये जो है ना सतत विकास का विकास कैसे हुआ, आपको अलग से पूछ लिया जाए, इसलिए हम लोग एक ही प्रश्न में सतत विकास क्या है, सतत विकास का विकास कैसे हुआ और इसका अस्थिरता से क्या संबंध है, इन सारी चीजों के बारे में देखेंगे। तो पहला देखेंगे साथियों 1972 जब स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, यह पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था जिसमें पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन की बात की गई थी। दूसरा साथियों वह 1987 ब्रंटलैंड रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द को परिभाषित किया गया, इसे अवर कॉमन फ्यूचर नाम से भी जाना जाता है। देखिए इसे आप याद रखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और भी क्या जाना जाता है, अवर कॉमन फ्यूचर। 1992 रियो सम्मेलन में क्या हुआ कि इसमें दुनिया के कई देशों ने मिलकर यह माना कि पर्यावरण और विकास को साथ लेकर चलना जरूरी है। 1972 का जो रियो सम्मेलन हुआ साथियों उसमें क्या बताया गया कि दुनिया के कई देशों ने मिलकर यह माना कि पर्यावरण और विकास को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है। क्योंकि साथियों यदि आप विकास को सिर्फ लेकर चलिएगा और पर्यावरण को आप मतलब नेगलेक्ट कीजिएगा, कहने मतलब क्या है कि अभी लोग मतलब यदि 10 पेड़ काट रहे हैं तो वह एक भी पेड़ नहीं लगा रहे हैं, और जबकि हम लोग को कम से कम एक पेड़ काटते हैं तो कम से कम 4 से 5 पेड़ लगाने चाहिए। तो वही है कि यदि आप विकास की ओर ध्यान दे रहे हैं तो आपको इस चीजों के बारे में भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित रहे और साफ वातावरण में रहे, कि पेड़ पौधे नहीं रहेंगे और हमारा इन्वायरमेंट प्रदूषित रहेगा, तो ये सही नहीं है। तो वही है, फिर है साथियों जो 2015 संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्य, संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्य, इसमें 2030 तक के लिए 17 लक्ष्य तय किए गए, जैसे गरीबी हटाना, शिक्षा देना, स्वच्छ जल, जलवायु सुरक्षा आदि ये सारी चीजें। आइए बात करते हैं साथियों सतत विकास और अस्थिरता का संबंध क्या है। साथियों अस्थिरता का मतलब है किसी चीज को लंबे समय तक संतुलित के साथ बनाए रखना। अस्थिरता का क्या मतलब है कि अस्थिरता का मतलब है कि किसी चीज को लंबे समय तक संतुलन के साथ बनाए रखना। सतत विकास तभी संभव है जब हम संस्थानों जैसे जल हो गया, जंगली मिट्टी, ऊर्जा का उपयोग इस तरह से करें कि वे खत्म ना हो। इसका सीधा संबंध है पर्यावरणीय अस्थिरता, आर्थिक अस्थिरता और सामाजिक अस्थिरता से। उदाहरण, अगर हम पेड़ों को काटते जाएं लेकिन नए पेड़ ना लगाएं तो यह अस्थिर विकास होगा, लेकिन अगर हम एक पेड़ काटें और 3 पेड़ लगाएं तो यह सतत विकास होगा। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है साथियों कि विकास का अस्थिरता से क्या संबंध है। अस्थिरता का क्या मतलब होता है साथियों कि किसी चीज को लंबे समय तक संतुलन के साथ बनाए रखना। इसके बाद क्या है कि सतत विकास तभी संभव है जब हम संस्थानों जैसे जल हो गया,
जंगली जीव हो गए हैं, मिट्टी हो गया, ऊर्जा का उपयोग इस तरह से करें कि वो कभी खत्म ना हो। इसका सीधा संबंध है साथियों पर्यावरणीय स्थिरता से, आर्थिक स्थिरता से और सामाजिक स्थिरता से। उदाहरण जैसे बहुत कॉमन उदाहरण है, जैसे अगर हम पेड़ों को काटते जाएं लेकिन नए पेड़ ना लगाएं तो क्या होगा कि तो यह एक अस्थिर विकास होगा, लेकिन अगर हम एक पेड़ काटें और 3 पेड़ लगाएं तो यह एक सतत विकास होगा। वही है। आइए बात करते हैं साथियों सतत विकास के 17 लक्ष्य के बारे में। 17 लक्ष्य कौन कौन से हैं इसके बारे में। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, सतत विकास क्या है, इसका परिभाषा कैसे हुआ और इसका क्षेत्र से क्या संबंध है। तो साथियों आप इसे भी देख लीजिए, सतत विकास के 17 लक्ष्य, ये मतलब क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहीं तक था। सतत विकास और स्थिरता का क्या संबंध है। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों सतत विकास के 17 लक्ष्य क्या क्या, जैसे हम लोग यहाँ पर अभी पढ़े थे ना, देखिए इसमें 2030 तक के लिए 17 लक्ष्य तय किए गए हैं, जिसे गरीबी हटाना, शिक्षा देना, स्वच्छ जल, जलवायु सुरक्षित इत्यादि। इसी को हम लोग डिटेल में समझेंगे। सतत विकास के 17 लक्ष्य क्या क्या है इसके बारे में। साथियों सतत विकास के ये 17 लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा साल 2015 में तय किए गए थे। जो सतत विकास के जो 17 लक्ष्य हैं साथियों वह 2015 में तय किए गए थे। इनका उद्देश्य है कि दुनिया को साल 2030 तक बेहतर, सुरक्षित और टिकाऊ बनाया जा सके। और इस सतत विकास का जो 17 लक्ष्य है साथियों इसमें 2030 तक बेहतर, सुरक्षित और टिकाऊ बनाया जा सके। सतत विकास के 17 लक्ष्य जैसे हम पहला है साथियों गरीबी समाप्त करना, दुनिया से पूरी तरह से गरीबी को हटाना। इसके बाद भूख मिटाना, सभी को भर पेट और पोषण युक्त भोजन मिल सके। फिर जो तीसरा जो लक्ष्य था वह है अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, सभी लोग को स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके और वे स्वस्थ जीवन जी सके। चौथा जो लक्ष्य था साथियों वह है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मतलब क्वालिटी एजुकेशन सभी को मिल सके, सभी को अच्छी और बराबरी की शिक्षा मिल सके। किसी को ये ना लगे कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, प्राइवेट में बहुत पढ़ाई होती है। तो ये लक्ष्य है कि 2030 तक ये सारी चीजें सही हो जाएगी। और इसे कब किया गया था, 2015 में, लगभग 10 साल हो चुकी है। देखिए लैंगिक समानता मतलब जेंडर इक्वालिटी, महिलाओं और पुरुषों को एक समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भेदभाव करना चाहिए कि आप लड़की हैं तो आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मतलब लैंगिक समानता को दूर करना, महिलाओं और पुरुषों को एक समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। और हालांकि भी मिलता है और कई सारे क्षेत्रों में देखिएगा कि लड़कियां लड़कों से आगे निकल रही है। मतलब थोड़ा हो सकता है कि सुनने में कड़वा लगे, बाकी सच तो यही है। इसके बाद साथियों स्वच्छ जल, और कड़वा क्यों लगे, मतलब अच्छा बात है कि हमारे देश की लड़कियां अच्छी कर रही है तो अच्छा बात है। और आप पहले भी जानते होंगे कि मतलब लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ कितना भेदभाव होता था। हालांकि अब धीरे धीरे सब सही हो रहा है और सब कोई बढ़ चढ़ के भाग लेना होता है किसी भी फील्ड में हो। इसके बाद साथियों स्वच्छ जल और स्वच्छता, सभी को साफ पानी और शौचालय की सुविधा मिले। सातवां साथियों सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, सभी को बिजली मिले और वह पर्यावरण के लिए हानिकारक ना हो। जो 8वां लक्ष्य साथियों हुआ था आर्थिक वृद्धि और अच्छा काम, सबको रोजगार मिले और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सभी को अच्छी तो फिर 14 है साथियों वह है जल जीवन, समुद्र और नदियों के जीवन, मछलियां, परवाल आदि की रक्षा करना। इसके बाद है स्थल जीवन, पेड़ पौधे, जानवरों और जमीनों की सुरक्षा करना। इसके बाद साथियों शांति, न्याय और मजबूत संस्थान, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, समाज में शांति, कानून और न्याय व्यवस्था बनाए रखना। इसके बाद 17वां है साथियों वह है लक्ष्य प्राप्ति के लिए भागीदारी, इन सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना चाहिए। आप 17 लक्ष्यों फिर से समझिए। तो पहला लक्ष्य था साथियों वह क्या था कि गरीबी समाप्त करना, दूसरा है भूख मिटाना, तीसरा है अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण में काम करना, चौथा है साथियों गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पांचवा है लैंगिक समानता, छठवा है स्वच्छ जल और स्वच्छता, सातवां है सतत सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, आठवां है आर्थिक वृद्धि और अच्छा काम, 9वां नंबर है साथियों उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा, 10वां है साथियों असमानता कम करना, 11वां है सतत शहर और समुदाय, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, 13वां है साथियों जलवायु परिवर्तन से मुकाबला, और 14 है साथियों जल जीवन, 15वां जो लक्ष्य था वह है स्थल जीवन,
और छठवां साथियों वह है शांति, न्याय और मजबूत संस्थान। 17 है वह है लक्ष्य प्राप्ति के लिए भागीदारी। और तो यही सारे 17 लक्ष्य हैं साथियों। ये 17 लक्ष्य हमें एक बेहतर और टिकाऊ दुनिया की ओर ले जाते हैं, जहां हर कोई को सम्मान, सुरक्षा और अवसर के साथ जीवन जीने का मौका मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों, सतत विकास की 4 प्रकार, 3 आयाम और आवश्यक क्षमताएं कौन कौन सी। आइए बात करते हैं सबसे पहले सतत विकास के 4 प्रकारों के बारे में। जो पहला है साथियों वह है आर्थिक सतत विकास। ऐसा विकास जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। पहला क्या सतत विकास के 4 प्रकारों में पहला है वह है आर्थिक सतत विकास, जिसमें ऐसा विकास है जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखता है, जैसे रोजगार बढ़ाना, व्यापार को बढ़ावा देना इत्यादि। दूसरा साथियों वह है पर्यावरणीय सतत विकास, प्रकृति को बचाकर विकास करना, जैसे पेड़ लगाना, प्रदूषण कम करना, ये सारी चीजें। सतत विकास के 4 प्रकार, जिसमें तीसरा तक देख ले, जैसे तीसरा तक पहला आर्थिक सतत विकास, ऐसा विकास जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखता है, जैसे रोजगार बढ़ावा देना इत्यादि ऐसा चीजें। दूसरा पर्यावरणीय सतत विकास, जिसमें क्या होता है प्रकृति को बचाकर विकास करना होता है, जैसे पेड़ लगाना, प्रदूषण कम करना, ये सारी चीजें। चौथा साथियों सांस्कृतिक सतत विकास, अपनी भाषा, परंपरा और संस्कृति को बचाकर रखना, जैसे स्थानीय त्योहारों, कलाओं और रीति रिवाजों को बनाए रखना। आइए बात करते हैं साथियों सतत विकास के 3 आयाम, 3 डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल। पहला साथियों आर्थिक आयाम, देश और समाज की आर्थिक तरक्की करना, जैसे गरीबी हटाना, रोजगार बढ़ाना, ये सारी चीजें। दूसरा है सामाजिक आयाम, समाज में न्याय, समानता और मूलभूत सुविधाएं देना, जैसे सबको शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान देना। तीसरा है साथियों वह पर्यावरणीय आयाम, प्रकृति को सुरक्षित रखना और संस्थानों को संतुलित उपयोग करना, जैसे जल, जंगल और जमीन की रक्षा करना। आइए बात करते हैं साथियों सतत विकास के लिए आवश्यक क्षमताओं के बारे में, एसेंशियल स्किल्स फॉर कैपेबिलिटीज। पहला साथियों वह है समस्या सुलझाने की क्षमता, समाज और पर्यावरण की समस्याओं को हल करना आना चाहिए। दूसरा साथियों वह है नैतिक सोच, सही और गलत में फर्क समझना और सही निर्णय लेना आना चाहिए। तीसरा साथियों वह है मतलब सहयोग की भावना, कोऑपरेशन की भावना, मिलजुल कर काम करना और दूसरों की मदद करना आना चाहिए। भविष्य की सोच, फ्यूचर थिंक, केवल आज के बारे में नहीं बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी सोचना चाहिए। पांचवा साथियों वह है संवेदनशीलता, प्रकृति और समाज की परेशानियों को महसूस करना आना चाहिए। छठवां साथियों वह है नवाचार की क्षमता, मतलब इनोवेशन, नई सोच और तकनीक के जरिए समाधान ढूंढना आना चाहिए। सतत विकास तभी संभव है जब हम इसके 4 प्रकारों को समझें, 3 आयामों को संतुलित बनाए रखें और जरूरी क्षमताओं को अपने अंदर विकसित करें। इससे हम एक बेहतर, सुरक्षित और समान दुनिया बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों वह है सतत विकास में आने वाली प्रमुख बाधाएं और इसकी आलोचनाएं क्या क्या हैं। तो आइए सबसे पहला देखते हैं सतत विकास में आने वाली प्रमुख बाधाएं। पहला साथियों वह है गरीबी और सामाजिक असमानता। बहुत सारे देशों में आज भी बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिता रहे हैं। मतलब बहुत सारे देशों में ऐसा है साथियों कि आज भी बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन व्यापक कर रहे हैं। ऐसे में जब लोगों की प्राथमिकता रोटी, कपड़ा और मकान होती है तो वे पर्यावरण संरक्षण या दीर्घकालीन विकास के बारे में नहीं सोच पाते। देखिए ऐसे में जब लोगों की प्राथमिकता रोटी, कपड़ा और मकान होती है तो वे पर्यावरण संरक्षण या दीर्घकालीन विकास के बारे में नहीं सोच पाते, क्योंकि वे पहले से ही गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापक कर रहे हैं। अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई सतत विकास के रास्ते में बड़ी रुकावट है। और अब देख रहे होंगे साथियों आप मतलब आते दिनों में कि जो अमीर है वे आए दिन अमीर बने जा रहे हैं और गरीब है वे धीरे धीरे दबे जा रहे हैं। तो वही है कि अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई सतत विकास के रास्ते में बड़ी रुकावट पैदा कर रही है। इसके बाद साथियों जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि। जनसंख्या बढ़ने से जल, भोजन, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की मांग भी बढ़ जाती है। देखिए जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि भी एक इसका आलोचनात्मक है, जिससे क्या हो कि जनसंख्या बढ़ने से जल, भोजन,
भोजन, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की मांग भी बढ़ जाती है। इससे प्राकृतिक संस्थानों पर दबाव बढ़ता है और पर्यावरण संतुलन बिगड़ता है। तीसरा साथियों वह है प्राकृतिक संस्थानों का अत्यधिक और असंतुलित उपयोग। जैसे जैसे विकास हो रहा है वैसे वैसे पेड़ काटे जा रहे हैं, पानी का दोहन हो रहा है और खनिजों का अंधाधुंध उपयोग हो रहा है। क्या है कि प्राकृतिक संस्थानों का अत्यधिक और असंतुलित उपयोग। जैसे जैसे विकास हो रहा है साथियों वैसे वैसे पेड़ काटे जा रहे हैं, पानी का दोहन हो रहा है और खनिजों का अंधाधुंध उपयोग हो रहा है। यह विकास टिकाऊ नहीं होता क्योंकि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए संस्थान कम कर रही है। और ये जो विकास है साथियों वह टिकाऊ नहीं होते क्योंकि यह आने वाली पीढ़ियां के लिए संस्थान कम करने। आपको अभी कई सारी चीजें ऐसी लगेगी जो विकास हो रहा है लेकिन ये आगे आने वाले दिनों में साथियों इसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि साथियों ये तो अभी ना आपको लग रहा है कि ये विकास की ओर बढ़ावा दे रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे हमारे संस्थानों को, हमारे पर्यावरणों को यह नुकसान पहुंचा रही है। इसके बाद साथियों पर्यावरणीय प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। औद्योगिकीकरण, गाड़ियों और प्लास्टिक जैसे प्रदूषकों के कारण वायु, जल और भूमि में भारी प्रदूषण हो रहा है। क्या है कि पर्यावरणीय प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन, औद्योगिकीकरण, गाड़ियों और प्लास्टिक जैसे प्रदूषकों के कारण वायु, जल और भूमि में भारी प्रदूषण हो रहा है। साथ ही ग्रीन हाउस गैसों के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। इसी के साथ पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है कि औद्योगिकीकरण, गाड़ियां और प्लास्टिक जैसे प्रदूषकों के कारण वायु, जल और भूमि में भारी प्रदूषण हो रहा है। साथ ही ग्रीन गैसों के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इससे सतत विकास के लक्ष्य प्रभावित हो रहा है। यह सतत विकास का लक्ष्य है कि मतलब सभी चीजें संतुलित तरीके से चले। तो वही इन सारी चीजें जैसे औद्योगिकरण हो गया, गाड़ियों और प्लास्टिक जैसे प्रदूषकों के कारण क्या हो रहा है कि वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है और भूमि प्रदूषण हो रहा है, ये सारी चीजें। साथ ही ग्रीन हाउस गैसों के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इससे सतत विकास के लक्ष्य प्रभावित हो रहा है। पांचवा है साथियों वह है राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। बहुत बार सरकारें केवल अल्पकालिक विकास की योजनाएं पर ध्यान देती है, जैसे सड़क बनाना, बिजली देना, ये सारी चीजें। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी मतलब क्यों 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 ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि सारे दोस्तों कि बहुत सारे सरकारें केवल अल्पकालिक मतलब कुछ दिनों एक बहुत ही लॉन्ग टाइम का विकास के लिए नहीं, मतलब अल्पकालिक विकास की योजनाएं पर ध्यान देती है, जैसे सड़क बनाना, बिजली देना इत्यादि। लेकिन दीर्घकालिक सोच जैसे पर्यावरण का रक्षा करना, सतत शिक्षा या हरित ऊर्जा पर काम करने की गंभीरता नहीं होती है। जहाँ सरकारें मतलब ना अल्पकालिक विकास की योजनाएं पर ध्यान दे रही, जैसे सड़क कहीं बनवाना या बिजली प्रदान करना, तो मतलब ठीक अल्पकालिक विकास भी ठीक है, लेकिन सरकारों को दीर्घकालिक सोच की ओर भी बढ़ना चाहिए, जैसे पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार से किया जाए, सतत शिक्षा किस तरह से और बढ़ाया जाए, हरित ऊर्जा और भी काम करने की गंभीरता होनी चाहिए। इसके बाद छात्रों छठवां नंबर है जन जागरूकता और शिक्षा की कमी। आम लोग यह नहीं समझ पाते कि सतत विकास को उनके जीवन में क्या संबंध है। क्या है कि जन जागरूकता और शिक्षा की कमी, आम लोग यह नहीं समझ पाते कि सतत विकास का उनके जीवन में क्या संबंध है। जब तक लोगों में पर्यावरण और समाज के प्रति संवेदनशीलता नहीं होगी तब तक वे टिकाऊ विकास में भागीदारी नहीं करेंगे। क्या है कि जन जागरूकता और शिक्षा की, आम लोग यह नहीं समझ पाते कि सतत विकास का उनके जीवन में क्या संबंध है। जब तक लोगों में पर्यावरण और समाज के प्रति संवेदनशीलता नहीं होगी तब तक वे टिकाऊ विकास में भागीदारी नहीं करेंगे। सातवां साथियों वह है विकसित और विकासशील देशों के बीच तकनीकी अंतर। अमीर देशों के पास पर्यावरण सुरक्षित रखने की तकनीकें, संस्थान और शिक्षा होती है, लेकिन गरीब देशों के आर्थिक कठिनाइयों के कारण यह सब अपनाना मुश्किल होता है। आइए बात करें साथियों सतत विकास की आलोचनाएं के बारे में। पहला साथियों वह है स्पष्ट परिभाषा का अभाव। सतत विकास की कोई एक तयशुदा परिभाषा नहीं है। हर देश और संगठन इसे अपनी जरूरत के अनुसार परिभाषित करता है, जिससे भ्रम की स्थिति बनती है। इसकी सतत विकास की जो आलोचना है वह सबसे पहला है वह है स्पष्ट परिभाषा का अभाव। सतत विकास की कोई एक तयशुदा परिभाषा नहीं है। हर देश और संगठन इसे अपनी जरूरत के अनुसार परिभाषित करता है, जिससे भ्रम की स्थिति बनती है। दूसरा साथियों वह है आर्थिक लाभ को ज्यादा प्राथमिकता देना। कुछ देशों में सतत विकास के नाम पर भी आर्थिक योजनाएं ही आगे बढ़ती है। देखिए आर्थिक लाभ को ज्यादा प्राथमिकता देना, कुछ देशों में सतत
विकास के नाम पर भी आर्थिक योजनाएं ही आगे बढ़ती है और पर्यावरण व समाज को पीछे छोड़ दिया जाता है। जबकि इसका एक मेन उद्देश्य है कि पर्यावरण व समाज को सबको साथ लेके चले, लेकिन क्या होता है कुछ देशों में सतत विकास के नाम पर सिर्फ आर्थिक योजनाएं ही आगे बढ़ती है। इससे संतुलन नहीं बन पाता है। तीसरा साथियों वह है विकसित बनाम विकासशील देश। विकसित देशों ने पहले ही पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया। क्या है कि विकसित देशों ने पहले ही पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है और अब वे विकासशील देशों से प्रदूषण कम करने की कर रहे हैं। और वे अब क्या कर जो विकसित देश है साथियों वो पहले ही पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है और वे दो जहां पर अभी विकास नहीं हुआ है वे उन देशों से मतलब प्रदूषण कम करने के लिए कह रहे हैं। यह थोड़ा पक्षपातपूर्ण लगता है क्योंकि गरीब देशों को भी विकास करने का अधिकार है और साथ ही ये जो थोड़ा है वह पक्षपातपूर्ण लगता है क्योंकि जो गरीब देश है उन्हें भी विकास करने के अधिकार है। इसके बाद साथियों लंबे समय में परिणाम। सतत विकास के लाभ कुछ महीनों में नहीं दिखते हैं। हाँ ये कुछ चीज है साथियों कि जो बहुत बड़ा होने वाला है उसका जो विकास है साथियों वह कुछ महीनों में नहीं दिखता, इसके लिए वर्षों लग जाते हैं। इसलिए बहुत से लोग या सरकारें इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाती है। मतलब देखिए सड़क निर्माण हो गया या फिर बिजली हो गया ये तो महीना 2 महीना में ठीक है, लेकिन जो सतत विकास है जैसे पर्यावरण की ओर ध्यान देना तो ये सारी चीजें ऐसी होती है जो तुरंत रिजल्ट नहीं देती, इसमें मतलब कई वर्ष लग सकते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं कि इसलिए बहुत से लोग या सरकारें इसमें दिलचस्प वे नहीं दिखाते हैं। इसके बाद साथियों नीतियों का सही तरीके से लागू ना हो पाना। कागजों पर बहुत सी योजनाएं बनती है लेकिन जमीनी स्तर पर सही से लागू नहीं होती। जैसे पेड़ लगाने की योजनाएं तो बनती है लेकिन उसकी देख रेख नहीं होती। मतलब एक्चुअली पैसा है तो पेड़ लगा दिया जा रहा है सरकार द्वारा, लेकिन उसका देख रेख की जीवन भी तो होनी चाहिए ना। हो सकता है कि जानवर खा जाए या कोई इंसान उखाड़ दे, तो ये सारी चीजें को भी ध्यान रखनी चाहिए। सतत विकास एक अच्छा विचार है जो पर्यावरण समाज और अर्थव्यवस्था तीनों के संतुलन की बात करता है। साथियों सतत विकास जो है वह एक अच्छा विचार है जो पर्यावरण समाज और अर्थव्यवस्था तीनों के संतुलन की बात करता है, लेकिन इसे लागू करने में कई बाधाएं आती है। लेकिन साथियों इस सारी चीजों को लागू करने में कई बाधाएं आती है जैसे गरीबी, जनसंख्या, प्रदूषण और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। साथ ही इसकी कुछ आलोचनाएं भी है जिनसे हमें सीख लेकर इसमें सुधार करना चाहिए। जब तक आम लोग, सरकारें और संस्थाएं मिलकर प्रयास नहीं करेंगे तब तक सतत विकास केवल एक सपना बना रहेगा। तो साथियों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 तक। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में साथियों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक। आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चनों का जो आंसर है साथियों बहुत ही आसान तरीके से दिया गया है ताकि सभी स्टूडेंट अच्छे तरीके से पढ़ सके। तो साथियों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो साथियों इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक देखें। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन साथियों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक। क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों हैंस जे मार्कथाउ द्वारा प्रस्तुत विश्व राज्य सिद्धांत को समझाइए। इसे देखेंगे और भी जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। क्योंकि साथियों यदि आप इन सारे क्वेश्चन को कर लेते हैं तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साथ में एक और जरूरी बात, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके सभी दोस्त भी अच्छे तरीके से पढ़ सके और सभी को एक साथ पढ़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।